के पहले वाले वीडियो में, इसी डीमिस्टिफाई चैनल के पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा कि सोशल कॉग्निशन जो है ये तीनों कलेक्टिवली तीनों प्रोसेसेस का नाम है और ये सिर्फ हमारे मेंटल लेवल तक है। ये अभी तक हमारे बिहेवियर में एक्सटर्नली शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सोशल अब हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। हमने एट्रीब्यूशन, एटीट्यूड्स एंड इंप्रेशन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम। Moreover, social cognition is activated by cognitive units called schemas, ठीक है। देखिए होता क्या है कि schemas वो cognitive units हैं जो हमारे social process के ऊपर ध्यान देती हैं। तो social cognition जो है, ये तीनों जो activities है, attribution, attitudes and impression formation, तीनों collectively social cognition कहलाती है। तो ये तीनों processes जो है ये cognitive units जो कहलाती है, जिनको बोलते हैं schemas। तो ये स्कीमाज इन तीनों प्रोसेसेस को एक्टिवेट करती है। ओके कि हम किसी के बारे में, किसी से मिलते ही हम उसके बारे में कोई व्यूज फॉर्म कर रहे हैं, ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये स्कीमाज का काम होता है। Now cognitive processes cannot be directly seen. They have to be inferred on the basis of externally shown behavior. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी तक सोशल कॉग्निशन में हमने जो ये तीनों प्रोसेसेस की, ये हमारे मेंटल लेवल पर हो रही है। तो बाहर से आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि मैं अपने मन में आपके बारे में क्या व्यूज फॉर्म कर रही हूँ, या मेरे मन में आपके बारे में कैसा इंप्रेशन फॉर्म्ड है, या क्या एटीट्यूड है, या जो भी वो है। तो मैं जो मेरे मन में सोच रही हूँ वो आप अभी नहीं देख पाओगे तब तक जब तक मैं उस चीज को अपने बिहेवियर में एक्सटर्नली शो ना करूँ। कि देखिए हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके बारे में थोड़ा हाईली सोचती हूँ, मेरा एटीट्यूड या मेरे व्यूज आपके लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो मेरा बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करूंगी, आपको अच्छे से ट्रीट करूंगी। और उल्टा अगर मेरा एटीट्यूड, मतलब आपका एटीट्यूड मेरे लिए अगर नेगेटिव फॉर्म्ड है, तो मेरा बिहेवियर वैसा दिखेगा कि मेरा आपके लिए एटीट्यूड इट्स नेगेटिव। आप वो बिहेवियर में जज कर पाएंगे। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस जब तक हमारे एक्सटर्नली बिहेवियर में नहीं दिखती है, हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, सोशल इन्फ्लुएंस के दो फॉर्म होते हैं जिसको हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में देख सकते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि सोशल इन्फ्लुएंस में क्या होता है। जैसे ही हम सोशल सेटिंग में आते हैं तो दो काम स्टार्ट होते हैं। पहला, हमारा सोशल कॉग्निशन मेंटल लेवल पर एटीट्यूड फॉर्मेशन, इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन, ये तीनों हमारी सोशल मेंटल लेवल पर एक्टिविटी स्टार्ट होती है। दूसरा, हमारे अंदर जो डिफरेंस या हमारे उसमें जो फर्क दिखता है वो होता है बिहेवियर के फॉर्म में, जिस बिहेवियर को एक्सटर्नली भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के फॉर्म में हम जिन प्रोसेसेस में एंगेज करते हैं उसके दो एग्जांपल्स होते हैं। सोशल फैसिलिटेशन या इनहिबिशन, दैट इज इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, एंड helping or pro-social behaviors, that is responding to others who are in need or distress. तो सोशल फैसिलिटेशन या इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी और के सामने या किसी और की प्रेजेंस में जब हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं मे बी, तो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है कि डिक्लाइन हो जाता है। देखिए बहुत सारे होते हैं जैसे जो बहुत इतने सोशिएबल नहीं होते हैं, तो जब वो इतने लोगों के बीच में या किसी दूसरे अपनी कंफर्टेबल सोशल सेटिंग से बाहर निकलकर जब दूसरे लोगों से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं या उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि वो इतनी अच्छे से, उन्हें पता नहीं बहुत सारी ऐसा अंदर से लगता है कि क्या पता मैं अच्छा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, एटसेट्रा, जो भी रीज़न होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की प्रेजेंस में अपना परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर लेते हैं कि आई हैव टू प्रूव टू देम, या आई हैव टू बी गुड, और एटसेट्रा, व्हाटएवर दे थिंक अबाउट। तो सोशल फैसिलिटेशन यानी कि दूसरों की प्रेजेंस में अगर हमारा बिहेवियर इम्प्रूव हो रहा है, और सोशल इनहिबिशन यानी कि दूसरों की प्रेजेंस में अगर हमारा बिहेवियर डिक्लाइन हो रहा है, हमारा परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड एक्टिविटी जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे बिहेवियर के थ्रू, वो है प्रो सोशल बिहेवियर। यानी कि हम प्रो सोशल बिहेवियर मतलब जब कोई नीड में है तो हम उसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, उनको कितना रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। ओके, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर में हम दो चीजें देखते हैं। सोशल कॉग्निशन जो कि मेंटल एक्टिविटीज हैं जो सामने से कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, एंड सोशल फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन या फिर प्रो सोशल बिहेवियर, ये दोनों जो है ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारे बिहेवियर में ऑब्जर्वेबल है। तो ये दो सोशल इन्फ्लुएंस के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे। ओके,
और in order to understand completely how the social context influences the individual, it is necessary to study both social cognitive processes and social behavior. Social psychologists have shown that one must go beyond common sense and folk wisdom in order to explain how people observe and make sense of their and others' diverse behaviors. तो साइकोलॉजिस्ट का यही कहना है कि आप सिर्फ देख के या ऐसे जज नहीं कर सकते कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ, इम्प्रूव या वट एवर. उसके लिए हमें प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन. ओनली थ्रू दैट मीन्स हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सोशल सेटिंग्स में या जब लोगों के कांटेक्ट में आकर लोगों का बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है, या सोशल क्या क्या सोशल इन्फ्लुएंसेस एक इंडिविजुअल के ऊपर पड़ते हैं. ओके. Through systematic and objective observations and by adopting scientific methods, it is possible to establish logical cause and effect relationships that explain social behavior. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. हम थोड़ा सा एटीट्यूड के बारे में इसमें आगे पढ़ेंगे. इसकी आप हेडिंग देख सकते हैं, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स. तो साइकोलॉजिस्ट का यही कहना है कि यू कांट जस्ट इन्फर कि उसने ऐसा क्यों किया, या फिर क्यों ऐसा हुआ कि उसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ, एटीट्यूड. यू नीड प्रॉपर सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड्स उसके लिए. ओनली बाय दैट मीन्स विल यू बी एबल टू एस्टैब्लिश व्हाई वाज द चेंज इन बिहेवियर ऑब्जर्व्ड. ओके. नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स. अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से उन्होंने स्टार्ट किया है कि एक दिन में कितनी बार हम ऐसे बोलते हैं कि इन माई ओपिनियन और अदर्स में से सो बट आई फील. ओके. तो कितनी बार हम दिन में बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से. ये वाली जब हम लाइन बोलते हैं ना, और जब इस लाइन को कंप्लीट करते हैं ना, तो वो हमारे ओपिनियंस बन जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है. ओके. दिस इज मुझे ऐसा लगता है वाले के बाद जो सेंटेंस आता है वो हमारा ओपिनियन है. दैट व्हाट आई थिंक और व्हाट यू थिंक. ओके. अब हम जब देखते हैं कि ये ओपिनियंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए कुछ जो है वो ओपिनियंस उनकी लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हम महात्मा गांधी को देखते हैं. मुझे महात्मा गांधी की अगर अगर वो एक लाइन कहेंगे तो वो ऐसी हो सकती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी के लिए वायलेंस की ज़रूरत नहीं है. तो ये उनका ओपिनियन हो गया. ये उनका ओपिनियन है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, हम नॉन वायलेंट तरीके से भी अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं. दिस इज़ आवर ओपिनियन. जब वो ओपिनियन हमारे लिए मॉडरेटली इंपॉर्टेंट होती है, कि ऐसी कई बार होती है, कुछ चीज़ें होती है कि ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे व्यू में ये है, आप उस पर बहुत प्रेशर या बहुत ही एक्सट्रीम में उसके बारे में आपके व्यूज़ नहीं है, वो हम सिंपली थिंक करें, हमारा वे ऑफ थिंकिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. दैट्स अ वेरी सिंपल एंड मॉडरेट ओपिनियन हमारा है. ठीक है. लेकिन जब वो चीज़ हमारे लिए कुछ ओपिनियंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है. कि वो ओपिनियन को देखते हुए या उसके बारे में बात करते हुए हम सडनली कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं. ठीक है. तो ये जो है ये हमारा पार्ट ऑफ बिहेवियर हो जाता है. जब हमारे ओपिनियंस इतने स्ट्रांगली या इतनी एक्सट्रीमली हमें अफेक्ट करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में शो होने लगता है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे पढ़ूँ कि in other words, if your views are not merely thoughts but also have emotional and action components, then these views are more than opinions, they are examples of attitudes. Very important. अगर हमारे ओपिनियंस में हमारा एक्शन एंड इमोशनल कंपोनेंट ज्वाइन हो जाता है, देन दे आर नो लॉन्गर जस्ट ओपिनियंस, दैट इज आवर एटीट्यूड. वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है. ठीक है. यहाँ पर मैं आपको थ्रू आउट महात्मा गांधी के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. नॉन वायलेंस जो है वो सिर्फ महात्मा गांधी का ओपिनियन नहीं था. दैट वॉज हिज एटीट्यूड. दैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड. क्यों देखिए, हमने यहाँ पढ़ा है उनका इमोशनल कंपोनेंट उससे जुड़ा हुआ था, उनका एक्शन कंपोनेंट, जितने भी उन्होंने जितने सत्याग्रह स्टैब्लिश की, दैट वाज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस. तो नॉन वायलेंस उनका ओपिनियन नहीं, उनका एटीट्यूड था. आगे हम इसको और गहराई में समझ लेंगे. All definitions of attitudes agree that an attitude is a state of mind, a set of views or thoughts regarding some topic called the attitude object, which have an evaluative feature, positive, negative or neutral quality. बहुत ही सिंपल है. एटीट्यूड एक सेट ऑफ व्यूज है, हम जिसके किसी चीज के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं.
और जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, जिस चीज के बारे में हमारा एटीट्यूड होता है, उसको कहते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का वायलेंस को लेकर क्या एटीट्यूड था, वो उनका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, एंड हर एटीट्यूड का एक इवैल्यूएटेड फीचर होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल क्वालिटी का। नाउ व्हाट इज दिस इवैल्यूएटेड फीचर, कि आपका उस एटीट्यूड को लेकर आपके क्या व्यूज हैं, आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, आप उसको लेकर न्यूट्रल है। ठीक है, अगेन मैं महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल दूं, गांधी जी का वायलेंस, अगर वायलेंस गांधी जी का मैं एग्जाम्पल है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उनका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हो गया वायलेंस, और उनका इवैल्यूएटिव फीचर हो गया एटीट्यूड का नेगेटिव, क्योंकि वो वायलेंस को एक रॉन्ग मीन्स देखते थे, गलत तरीका देखते थे आज़ादी पाने का। सो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट वायलेंस। और दूसरी तरफ अगर मैं गांधी जी का एटीट्यूड हूँ नॉन वायलेंस, अगर मैं उनका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एज नॉन वायलेंस लूँ, तो नॉन वायलेंस को लेकर उनका इवैल्यूएटिव फीचर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, because his attitude towards non-violence was positive. He thought non-violence is the way जिससे हम independent हो सकते हैं, freedom पा सकते हैं. Now, it is accompanied by an emotional component and a tendency to act in a particular way with regard to the attitude object. The thought component is referred to as cognitive aspect. The emotional component is known as affective aspect, and tendency to act is called behavioral or cognitive aspect. तो क्या ठीक है, तो ये हम इनको बोलते हैं referred to as ABC components, that is affective, behavioral and cognitive components of attitude. अब ये क्या होता है, ये ABC components क्या हैं attitude के? A affective, B behavioral and C is cognitive. देखिए, जब हम उस attitude के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में हमारे मन में थॉट्स हैं, व्यूज हैं, दैट इज द कॉग्निटिव। ठीक है, वो हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया। जब हम उससे इमोशन अपना जोड़ रहे हैं, जब वो हमारे इमोशनल कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो हो गया हमारा अफेक्टिव एस्पेक्ट। और जब हम उस एटीट्यूड के बेसिस पे, या जब हम उसके उससे रिलेटेड जब वो हमारे बिहेवियर में शो होने लगता है, उसको कहते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट। ओके, तो एबीसी कंपोनेंट मतलब ए से अफेक्टिव जब वो हमारे इमोशन से जुड़ जाता है, बी से बिहेवियरल जब हम उस पर एक्ट करते हैं, और सी से कॉग्निटिव जब हम उसके बारे में मेयरली सोच रहे हैं। बहुत सिंपल, अगेन मैं गांधी जी का एस्पेक्ट दूं, का एग्जाम्पल दूं। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हम इस एग्जाम्पल में लेते हैं नॉन वायलेंस। Evaluative feature हो गया positive, because he was very positive, he had positive views about non-violence. He was very sure कि non-violence was the way to gain freedom. इतना हो गया। अब cognitive aspect मतलब he is thinking about non-violence. वो सोच रहे हैं कि हम non-violence में कैसे कर सकते हैं, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करें, ये demonstrations ऑर्गेनाइज करें। तो ये जो हो गया वो cognitive aspect हो गया when he is thinking. Okay, ये उनका attitude, वो अभी सोच रहे हैं, हमको नहीं पता कि उनके मन में क्या है। नेक्स्ट हम अगर देखें अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, बिहेवियरल हमें कैसे पता चलता है, उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करे, उनके बिहेवियर में नॉन वायलेंस जो उनका एटीट्यूड है वो दिखने लगा कि व्हाट आर हिज व्यूज ऑन नॉन वायलेंस। तो वो नॉन वायलेंस के बारे में क्या सोचते थे, कैसा सोचते थे, ही वॉज पॉजिटिव अबाउट इट। और हम उसको जब बिहेवियर में ऑब्जर्व कर पा रहे कि ही इज ऑर्गेनाइजिंग सत्याग्रह, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट वगैरह, जब ये चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे तो वो उनके बिहेवियर में शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये उसका बिहेवियर एस्पेक्ट हो गया। एंड अफेक्टिव कंपोनेंट, देखिए हमें पता था कि जब पार्टीशन हुआ था एंड जब बंगाल में, पंजाब में इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा था, तो हमें पता है कि गांधी जी कोलकाता में गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत देर तक फास्ट रखा, वहाँ पे भजन करते थे, वो अपनी स्पीचेस देते थे। तो वो काफी इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे इस फैक्ट से कि इतना वायलेंस हो रहा है बॉर्डर के दोनों तरफ। तो ये उनका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट था नॉन वायलेंस, इवैल्यूएटिव फीचर था पॉजिटिव, उनका कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया कि वो उसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज है कि हम कैसे नॉन वायलेंस के थ्रू फ्रीडम हमें मिल सकती है। उसका अफेक्टिव एस्पेक्ट हो गया कि जो वो इमोशनली अटैच थे कि अगर वायलेंस होता था तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ही वॉज वेरी हर्ट, कहीं पर भी अगर उन्हें पता चलता था कि वायलेंस हो रहा है। एंड बिहेवियरल हमें
एक एस्पेक्ट तब देखने को मिलता है जब हम नोटिस करते हैं कि वो उसके बेसिस पे सत्याग्रह करते थे अपनी नॉन वायलेंस की सोच को और लोगों तक पहुंचाने के लिए. तो ये एटीट्यूड के ABC कंपोनेंट्स हो गए. Note that attitudes are themselves not behavior but they represent a tendency to behave or act in certain ways. हमारा एटीट्यूड हमारा बिहेवियर नहीं है, बट हमारा एटीट्यूड डिफाइन करता है कि हम कैसे बिहेव करें. हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए कैसी सिचुएशन में. They are part of cognition along with an emotional component and cannot be observed from outside. आप बाहर से नहीं पता कर सकते कि वो उनका एटीट्यूड किसी चीज को लेकर कैसा है जब तक वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ABC कंपोनेंट का, हम पढ़ लेते हैं बॉक्स में. बॉक्सेस आर इम्पोर्टेंट, ऑल ऑफ देम. A green environment, the ABC components of an attitude. Suppose a group of people in your neighborhood start a tree plantation campaign as part of a green environment movement. Based on sufficient information about the environment, your view towards a green environment is positive. Attitude object हो गया green environment. Evaluative feature हो गया positive. और मेरे view towards the attitude object हो गया cognitive और C component along with the evaluative object. तो ये इतना मिलाकर अभी तक हमने क्या क्या इस्टेब्लिश कर लिया, हम देख लेते हैं.